तो आइए दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण का चिन्ह परपाटी को पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि चिन्ह परपाटी क्या होता है। चिन्ह परपाटी आपको गोलीय दर्पण में जानना है। गोलीय दर्पण में हम लोग उत्तर और अवतर पढ़ चुके हैं और इसका चित्र भी यहाँ पे हमने बनाया है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो इसी में हम लोग को जानना है कि चिन्ह परपाटी क्या होता है। ये चिन्ह परपाटी एक नियम है, रूल है, प्रथा भी कह सकते हैं हिंदी में, जो आपको दर्पण में अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको प्रतिबिंब जो है माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, यानी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो यही नियम को मिलाकर ये सारे बनाए गए हैं, जिसको हम लोग चिन्ह परपाटी बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। जैसा कि पहला नियम है, इसमें गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। जो विद्यार्थी नहीं कॉपी कलम लिए हैं ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। हम पॉइंट वाइज लिखाते चलेंगे, आपको लिखते चलिए। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चलिए, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्रुव क्या होता है। ये ध्रुव है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है दूरी मापना। ये नियम बताता है, पहला हम आपको बताएं। और अवतल दर्पण में यहाँ ध्रुव है, ये P पहले बताए हैं। तो यहाँ से आप दूरी मापना शुरू कीजिएगा, या तो इधर मापिए या तो इधर मापिए। आगे हम ये भी बताएंगे कि इधर जाइएगा तो प्लस में होगा, इधर जाइएगा तो माइनस में होगा, क्या होगा सब बताएंगे। पहला आपको यही है कि सभी दूरियां क्या मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा नंबर पर है, गोलीय दर्पण में क्षैतिज दूरियां दर्पण के प्रधानक्ष के समांतर मापी जाती हैं। गोलीय दर्पण में क्षैतिज दूरियां जो है दर्पण के प्रधानक्ष के समांतर मापी जाती हैं। देखिए, ये गोलीय दर्पण के प्रधानक्ष है और ये क्षैतिज दूरियां हैं। क्षैतिज दूरियां उसके बोलते हैं जो पृथ्वी के समांतर मापते हैं, इसी को क्षैतिज दूरियां बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वर्टिकल, सीधा सीधा ऊपर नीचे जो मापते हैं। और ये क्या होता है, क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो दूरियां है ये प्रधानक्ष है और इसके समांतर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मापेंगे वो क्या होगा, क्षैतिज के समांतर होगा। समझ गए। इसमें भी आते हैं उत्तल दर्पण में, तो ये जो है प्रधानक्ष और ये है प्रधानक्ष के समांतर, ये दूरी है क्षैतिज दूरियां समांतर होती हैं, ये मापा जाता है। तीसरा पॉइंट है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इस सब को नोट करते चलिए। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक लिखिए और कोष्ठ में प्लस VE लिख सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव बोलते हैं, इसीलिए प्लस VE लिखते हैं। तो हमने क्या बताया कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती है। और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि -VE, निगेटिव को शॉर्ट में -VE लिखा जाता है। आइए अब हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण है तो अब ये ऐसे जो डैश दिया है, मतलब कि किरण इधर की ओर जा रहा है। तो जब इधर जा रहा है तो यहाँ से इधर की ओर मापेंगे तो ये प्लस में होगा। इसमें भी देखिए ये है, जो इधर से जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन आप इधर से जा रहा है, इससे इधर की ओर मापिएगा, यहाँ से इधर मापिएगा तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि ये आपतित किरण इधर से आ रही है और इसके विपरीत मापिएगा तो इधर में मापिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ गए। अगला पॉइंट है चौथा नंबर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष, ये देखिए प्रधान अक्ष है और इसमें ये प्रधान अक्ष है। तब प्रधान अक्ष के ऊपर, उत्तल हो या अवतल, ऊपर देखिए ये ऊपर है, ये वस्तु रखा हुआ है वो भी, तो ये ऊपर जो दूरियां है वो किस में होगा, धनात्मक होगा। और नीचे जो होता है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये प्रधान अक्ष के, फिर से समझ लीजिए, ऊपर जो भी ऊंचाई हम लोग मानेंगे, या वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, वो किस में होगा, प्लस में।
और नीचे के तरफ जो होगा वो माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक होगा। अगला पॉइंट नोट कीजिए, वस्तु को जब दर्पण के आगे या बाईं ओर रखा जाता है तो उसकी दूरियां ऋणात्मक होता है। वस्तु को फिर से समझिए, वस्तु को जब दर्पण के आगे या बाईं ओर रखा जाता है तो उसकी दूरियां ऋणात्मक होता है, और दर्पण के पीछे या दाईं ओर रखा जाता है तो उसकी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, प्लस में होता है। तो देखिए ये दर्पण है और दर्पण के आगे ये वस्तु रखा हुआ है, तो जब आगे रखा हुआ है या इसी को क्या बोलेंगे? बाईं ओर। बाईं ओर ऐसे देखिए ना, ये हाथ है ना बाएं, तो इधर रखेंगे तो देखिए ये रखा हुआ है, तो इसका मान किस में होगा? ध्रुव से मापेंगे तो किस में होगा? माइनस में होगा, निगेटिव होगा। जब दर्पण के पीछे, ये दर्पण के आगे है, इधर आएंगे तो दर्पण के क्या हो जाएगा? पीछे। उत्तल दर्पण में ये क्या हो जाएगा? इधर आगे होगा, और ये क्या हो जाएगा? इधर पीछे हो जाएगा। समझ गए? तो जब पीछे मापेंगे दर्पण के तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और आगे मापेंगे, ध्रुव से ही मापना है आपको, तो इधर मापिएगा तो किस में होगा? ऋणात्मक। इधर मापिएगा तो धनात्मक, क्योंकि बताए हैं इससे पहले वाला पॉइंट में कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। आप विपरीत मांगिएगा तो ऋणात्मक। तो आपतित किरण इधर आ रहा है तो इधर मापिएगा तो किस में होगा? प्लस में ना होगा। तो दर्पण के पीछे चल जाएगा तो किस में हो जाएगा? धनात्मक। आगे ऋणात्मक। आगे मापिएगा तो यहाँ से ध्रुव से इधर ना आइएगा, तो इधर आइएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो किस में हो जाएगा? ऋणात्मक, माइनस में होगा। अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो है ऋणात्मक होता है और आभासी के लिए धनात्मक होता है। जब प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है? वास्तविक बनता है। देखिए ये वास्तविक बना हुआ है तो क्या होगा? वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आभासी बनेगा तो धनात्मक होगा। देखिए ये है वास्तविक, और ये डॉट 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 से जो बना हुआ है इसी के साथ बनता है, यहाँ ऐसे मिला के बनाया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? डॉट डॉट से है, ये क्या है? आभासी है। तो आभासी रहेगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और वास्तविक रहेगा तो माइनस में। ये था चिन्ह प्रपाटी का नियम था, रूल था। यही हम लोग को गोलीय दर्पण में पढ़ना था, चिन्ह प्रपाटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद कर लीजिएगा, वरना आगे की ओर जो भी बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत। इससे पहले हम बताए थे चिन्ह प्रपाटी का नियम, और ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, अर्थात अंक की प्रश्न नहीं बन पाएंगे। जो आपको मिलेंगे बनाने के लिए उत्तल अवतल दर्पण से रिलेटेड, फोकस दूरी प्रतिबिंब से रिलेटेड सवालें मिलेंगे, जो मैथ होता है, मैथमेटिकली आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत बताएं। चिन्ह क्या होता है और संकेत क्या होता है गोलीय दर्पण में बताइए। तो गोलीय दर्पण में तो हम बताए हैं कि दो ही को पढ़ना है, उत्तल और अवतल। ये अवतल है और वो उत्तल है। तो आपको प्रश्न लिखने का तरीका भी सीखते चलिए। आपको लिखना है गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत निम्न है। जब भी ऐसे सवाल पॉइंट वाइज लिखना होगा, आंसर देना होगा पॉइंट वाइज, तो आप पहले लिखिएगा कि निम्न है और वहां पे डैश दे दीजिएगा, ऐसे बूंदा दे दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण में, जानते हैं चिन्ह और संकेत क्या होता है, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में भी चिन्ह और संकेत जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण में जानते हैं कि वस्तु दूरी। अगर दर्पण में हम दर्पण में देखते हैं तो हम जो है दर्पण के लिए वस्तु हो गए, प्रतिबिंब जो है हमारे अंदर जो उसमें बना वो हो जाता है प्रतिबिंब। समझ गए? तो ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, यानी संकेत क्या हो गया? यू, और माइनस। चिन्ह क्या होगा? माइनस।
हमेशा याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, माइनस यू होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या रहेगा, माइनस में। आपको बताए थे कि जब भी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। तो आप बताइए, ये जब भी वस्तु रहेगा तो ये अवतल दर्पण है तो आगा ही ना रहेगा, ऐसे किरण जाएगा तो जब यहाँ से पी है तो इधर ही वह ना मापेंगे। तो ये वस्तु है तो इधर में तो विपरीत ना हो गया, तो विपरीत हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा। माइनस हो गया चिन्ह और संकेत यू होता है। और उत्तल दर्पण के लिए भी वही होता है, ठीक है, दोनों में सेम होता है। अब हो गया प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी 6 तरह से प्रतिबिंब की स्थितियां बनती है, आगे हम बताएंगे। तो कभी आपको प्लस बनेगा प्रतिबिंब और कभी माइनस भी बनेगा, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्लस में बनता है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, छोटा भी, याद रखिएगा। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ से लिखते हैं, पहले बता चुके हैं। और अवतल दर्पण में माइनस में होगा और उत्तल दर्पण में प्लस में होगा। उसी तरह फिर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होगा, माइनस में, और उत्तल दर्पण में प्लस में हो जाएगा। उसके बाद फिर वस्तु की ऊंचाई, ये एच ओ लिखल नहीं है, बहुत विद्यार्थी गलती कर रहा है, इसे लिख देता है। ये एच ओ हो गया वस्तु की ऊंचाई, गलती है, ऐसे नहीं लिखाता है। एच ओ ऐसे हल्का दिया जाता है, फिर से समझिए। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और हाइट मतलब ऊंचाई होता है। किसका ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई। तो ऐसे छोटा लिखिएगा, ये ना कि एक साथे लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, समझ गए। जैसे हम लोग बहुलक बनाते हैं तो एम नॉट लिखते हैं, इसको एम नॉट पढ़ा जाता है, उसी तरह इसको लिखना है। चलिए लिखने का तरीका समझिए। तो ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, हाइट को एच से लिखते हैं। और वस्तु का अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में, इसीलिए ओ लिखे हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें होता है प्लस। जब भी आप आईना के सामने, दर्पण के सामने जाइएगा तो सीधा ही ना जाइएगा, अब दर्पण के सामने आप सीधा जाइए या उल्टा जाइए, उसका प्रतिबिंब जो अंदर बनेगा वो क्या होगा, क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। तो वो किस में होगा, प्लस में होगा। ऐसा थोड़ी होता कि दर्पण के आगे हम लोग जाते हैं तो पैर ऊपर हो जाता है, मुंडी नीचे हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए वस्तु हमेशा क्या रहेगा, प्लस में। प्लस क्या चीज, वस्तु की ऊंचाई, समझ रहा है। उसी तरह आप उत्तल दर्पण में भी जाइएगा तो प्लस में ही होता है, एच ओ। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है अवतल में, मतलब उल्टा हो सकता है। कब, जब उसका प्रतिबिंब बनेगा। अरे हमारा चित्र अंदर जाएगा दर्पण में तो माइनस में होगा, कब, जब आभासी बनेगा तो माइनस में हो जाएगा, अवास्तविक बनेगा तो प्लस में हो जाएगा। नहीं, वास्तविक बनेगा तो माइनस में होगा, आभासी बनेगा तो प्लस में। तो ये ध्यान रखना है कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस में ही होता है, समझ गए। और ये हो गया आपका। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, और आवर्धन का मान प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। अगर वास्तविक होगा तो माइनस, आभासी होगा तो, समझ गए। तो आवर्धन का मान लेंस से, दर्पण से मतलब नहीं है, वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। इसीलिए आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए एम से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में जानते हैं। आपको लिखने का तरीका भी समझना है। आपसे सवाल पूछेगा, इस बार भी पूछा था 2022 में। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, लिखिए, बताइए, या अवतल दर्पण के उपयोग
कितने होते हैं, ये सब आपसे पूछेगा। देखिए सवाल पूछने का पैटर्न है, बिहार बोर्ड के लिए है, आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो 2 नंबर में पूछता है तो उपयोग आप 3 से 4 पॉइंट लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड में पूछता है तो आप समझिए कि 3 नंबर में पूछ रहा है तो 5 पॉइंट लिख दीजिए, 4 पॉइंट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट भी लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन बच्चे को संतुष्ट नहीं होता है। 2 से 3 पॉइंट लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो टाइम आपका पास हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको लिखाते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो आपको लिखने का तरीका है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें तो आप आंसर लिखिएगा और उसका जवाब इस तरह दीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है, निम्न का मतलब नीचे है, और पॉइंट वाइज उसका आंसर देना है। तो जितने भी सवाल अगर रहेगा पॉइंट वाइज आंसर देना रहेगा, तो उसमें आपको ऐसे ही लिखना होगा कि निम्न है। निम्न करके लिखिएगा ना तो आपका नंबर कंप्लीट पूरा में पूरा देगा। तो पहला पॉइंट है, पहला लिखिएगा, फिर दूसरा लिखिएगा। कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, हम आपको सब बारी बारी से लिखा रहे हैं और समझाते चलेंगे। पहला आपका सवाल पहला पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी में हेडलाइट के रूप में किया जाता है। मोटर गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी आप देखे होंगे, चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, उसका हेडलाइट जो मेन लाइट होता है आगे वाला, जो रात में उसके वजह से दिखाई देता है रोड दूर दूर तक, उसके बारे में बोल रहा है। उसमें लाइट तो बहुत सारा होता है, लाल पीला ये सब होता है। तो वो सब रेड लाइट जो होता है वो डेंजरस लाइट होता है। वो कभी गाड़ी पीछे की ओर बढ़ाते समय या साइड से मुड़ते समय उसको बारा जाता है, लेकिन हेडलाइट जो होता है कंप्लीटली वो बढ़ते रहता है रात में हमेशा के लिए, नहीं तो दिखबे नहीं करेगा। तो समझ गए होंगे। तो हेडलाइट जो रहता है उसका जो शीशा होता है, जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं, वो अवतल दर्पण का होता है। दूसरा पॉइंट है, आप लोग नोट करते चलिए। दूसरा है, इसका उपयोग डॉक्टर रोगियों के कान, नाक, दांत आदि को चेक करने में किया जाता है। देखिए आप आगे पढ़ाएंगे हम लोग कि अवतल दर्पण का जब भी उपयोग होता है तो छोटा वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। तो रोगी डॉक्टर जो है कान, नाक और दांत ये सब में खराबी को देखने के लिए करता है। क्योंकि आप देखते हैं दांत, अगर दांत आपका गड़बड़ है तो उसको देखेगा तो दांत तो ऐसे ही छोटा होता है, उसके बाद उसमें भी अंदर अगर जाएगा तो छोटा वस्तु तो छोटे जो आपके खोदिला हो जाता है या जो भी है, तो उसको बड़ा करके वो दिखता है। इसीलिए अवतल दर्पण उपयोग करता है वो टॉर्च में। अवतल दर्पण लगा रहता है तो छोटा दांत रहेगा वहाँ बड़ा दिखेगा, ताकि आपका जो बीमारी है उसको साफ साफ दिखेगा। उसी तरह कान के अंदर वाले भाग को वो बड़ा करके दिखता है, वो ऐसा टॉर्च का यूज करता है। फिर उसी प्रकार नाक वाले भाग को, तो इस तरह से वो क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है टॉर्च में। कौन? डॉक्टर। इस तरह का वो क्या रखता है, टॉर्च रखता है। देखिएगा टॉर्च लाके वो देखता है। तीसरा पॉइंट है, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है या हजामत बनाने में। देखिए हजामत बनाने का बात आया तो उसमें कई तरह के दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन ज्यादातर आपको उत्तल दर्पण ही दिखेगा। देखिए समतल दर्पण का उपयोग पीछे वाले हिस्से में किया जाता है हजामत बनाने में, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आप अवतल ही मारिएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि हमेशा कोई भी व्यक्ति आगे वाला को ज़्यादा देखता है। फेस अपना देखेगा, दाढ़ी उड़ी देखेगा, पीछे कौन देखता है, पीछे बहुत कम यूज होता है। तो आप अवतल दर्पण यूज कीजिएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि हजामत बनाने वाला जो हजाम होता है, सैलून वाले जो होते हैं, वो अवतल दर्पण लगाया रहता है ताकि आपका छोटा छोटा दाढ़ी भी बड़ा दिखे, और उसको क्या होगा, फायदा होगा आपको बनाने में, और बाल भी आपको छोटा छोटा रहेगा तो बड़ा दिखे। दूसरा ये भी कारण है कि उसको बनाने में सुविधा होता है, क्योंकि ये ऐसी छोटा छोटा होता है तो उसको दिखेगा तो आसानी होता है बनाने में। इसलिए भी यूज किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, किसमें, हजामत बनाने में। चौथा पॉइंट है, इसका उपयोग सौर भट्ठी या सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को अभिसरित करने में किया जाता है। देखिए सोलर भट्ठी या सौर भट्ठी होता है, उसमें कोई वस्तु कच्चे माल है उसको बनाया जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा किया जाता है, भट्ठी से समझ सकते हैं। और उसको क्या, सूत गा रही है, कहाँ है,
औंघा रही है एकरे में, रात भर नाच देख रही थी। चलो 5वां पॉइंट है, इसका उपयोग शोरूम में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग अभी तो बताए हैं कि छोटे वस्तु को बड़ा दिखाने में किया जाता है, तो शोरूम में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाने में, यानी कि छोटे छोटे जो वस्तु होता है उसको बड़ा दिखाता है ताकि आप दूर से ही देख लें। आप रोड पर से देख रहे हैं, शोरूम है साइड में, तो आप रोड पर से ही उसको देख सकते हैं, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। उसका जो शीशा होता है यानी आईना जो बाहर का लगा रहता है वो अवतल दर्पण का लगा रहता है, ताकि आपको साफ और बड़ा दिखे, ताकि आपको आकर्षित करे और आप जाकर देखें कि अरे ये क्या है। तो इसीलिए यूज किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का। कहाँ पे, शोरूम में। समझ गए, गाड़ी का शोरूम है, 2 चक्का का है, साइकिल का हो, कुछ भी का शोरूम हो, मोबाइल का हो, समझ गए। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, आपको सवाल लिखने का मैं पहले भी तरीका बताया हूँ, आप ऐसे ही लिखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है, और इसमें भी पॉइंट वाइज लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अभी बताए थे अवतल दर्पण का, अब उत्तल दर्पण का बताते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों का मतलब मोटर गाड़ी होता है, कोई भी गाड़ी होता है, जो भी गाड़ी होता है, साइड मतलब बगल होता है, मिरर मतलब वही दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ी के साइड में जो दोनों तरफ लगा रहता है, क्या, मिरर, दोनों तरफ लगा रहता है ना, दो गो लगा रहता है। वो दोनों जो दर्पण होता है वो किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब छोटा दिखता है, समझ गए। तो आपको दूर ही गाड़ी रहेगा ना तब पास दिखेगा। पहले तो ये समझिए उत्तल दर्पण का वहां पे क्यों यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण, वो दर्पण बहुत व्यक्ति समझ रहा है चेहरा देखने के लिए लगा हुआ रहता है। गड़िया पर तू चेहरा देखेगा तब मार देगा धक्का दम कस के, समझ गया। वो चेहरा देखने के लिए नहीं लगाया जाता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि चेहरा देखता है सब गड़िया पर चेहरा दे नहीं देखता है। पीछे वाला जो गाड़ी आता है ना, दोनों तरफ से, अब जिधर से आता है उसको देखने के लिए लगाया जाता है कि आप यहीं से देख लीजिए, पीछे मत ताकिए। आप आगे ताक रहे हैं तब पीछे थोड़ी ना ताकिएगा, तो नहीं ताकिएगा तो साइड से हल्का ताकिएगा ना। इसलिए दोनों तरफ क्या लगाया जाता है, अगर इधर से गाड़ी आता है तो इधर वाला आईना में देखिए, और इधर से गाड़ी आ रहा है तो इधर वाला आईना में आपको दिखेगा, साइड में ऐसे लगाया जाता है, समझ गए। तो उसी में देखकर आप साइड कर लीजिए, ना तो पीछे ही से आएगा ठोक देगा, समझ गया। तो कुछ ऐसे भी गाड़ी आता है जो क्या होता है, तेजी से आता है, आप धीमे धीमे चलाते हैं, तो उसके रफ्तार में आप नहीं ना है, तो आपको साइड तो देना पड़ेगा ना, तो आप कैसे जानिएगा। तो वही इसीलिए क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। दूसरी बात, आपको दूर ही गाड़ी रहेगा ना तो उसमें नजदीक दिखाई देगा, क्योंकि वो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दूर ही रहेगा तो आपको लगेगा बाप नजदीक आ गया, जल्दी साइड करो तब मार दलू धक्का, समझ गया। तो इसीलिए क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, लेकिन गाड़ी थोड़ा दूर ही रहता है, लेकिन साइड करते हैं तब तक वो फिर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, समझ गए। एकदम समझते चलो, समझ गया। दूसरा पॉइंट लिखते चलिएगा, इसका उपयोग सड़कों पर बल्ब के ऊपर लगे परावर्तक के रूप में किया जाता है। देखिए आप देखते हैं बल्ब के ऊपर जो है, सड़क पर जो बल्ब लगा रहता है उसमें जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है, क्योंकि उसको पास के वस्तु को नजदीके न दिखाना है, तो इसीलिए उसको क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण का। सड़क पर जो लगा रहता है ना लाइट, उसको पास को दिखाना रहता है, ढेर सारा रहता है, उसको उतना दूर नहीं जाना है, बस बहुत सारा लगा रहता है, बस पास पास का दिखाना है, इसीलिए उसका जो मिरर होता है क्या होता है, उत्तल दर्पण। तीसरा है, प्रदर्शनी कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। प्रदर्शनी कक्ष बतावे किए, प्रदर्शन का मतलब जो दिखाने वाला होता है, शोरूम होता है, उस रूम में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। मतलब कि छोटे वस्तु को बड़ा दिखाए, बड़ा वस्तु को छोटा दिखाए, तो बड़ा वस्तु को छोटा दिखाएगा उसका क्या उपयोग होगा, उत्तल दर्पण का, और छोटा वस्तु को बड़ा दिखाएगा उसको क्या होगा, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, छोटा बड़ा वस्तु को छोटा दिखाता है, तो व्यक्ति जो है आकर्षित होता है, इसीलिए वहां पे क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, समझ गए।
तो ये था आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। अंतर को ही विभेद बोलते हैं। तो सवाल आपको पूछने का तरीका अलग हो सकता है। आपसे पूछेगा अवतल और उत्तल दर्पण में विभेद बताइए, या अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, या अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। सब का मतलब एक ही होता है और लिखने का तरीका क्या है मैं बताते चल रहा हूँ। अभी फिर मैं बताता हूँ। आपसे सवाल पूछेगा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, आप क्या लिखिएगा? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर निम्न है। और एक तरफ ये कॉपी आपका रहेगा, ये लाइन है चौथाई वाला, बीच से एक लाइन पारिएगा कॉपी में, और यहाँ पे अवतल लिखिएगा, यहाँ पे उत्तल लिखिएगा। और दोनों में अंतर पूछ रहा है तो आपको पहले में क्या बोल रहा है? अवतल, तब पहले वाला में अवतल लिखेंगे, फिर बाद में क्या है? उत्तल, तो बाद वाला में उत्तल लिखेंगे। समझ गए? ये ना कि इधर का उधर लिख देना तो नंबर ना काट लेगा आपको, नंबर तो देगा ही लेकिन काट लेगा। समझिएगा पहले क्या बोल रहा है? अवतल, तो पहले वाला में अवतल, दूसरा में क्या है? उत्तल, तो उत्तल। समझ गए? लिखने का तरीका एकदम कंप्लीट रखिए, नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा, काटा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज लिखाएगा, तो बस साइड में 1 2 3, इधर भी अपना 1 2 3 लिखते जाना है। समझ गए? और यहाँ पे अवतल लिखेंगे, यहाँ पे उत्तल, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, एकदम अच्छे से नोट्स बनाएंगे। देखिए कॉपी चेक करने वाला को ऐसा लिखिए कि कॉपी आपको देखते ही समझ जाए कि पढ़ने वाला है। आकर्षित करने वाला तरीका के साथ लिखिए, साफ लिखिए, एकदम अच्छे से लिखिए कि उसको लगे कि नहीं पढ़ता है। तो आपको नंबर देगा, वहाँ थोड़ी ना आप बोलने जाइएगा। समझ गए? चलिए, तो पहला पॉइंट में लिखना है अवतल दर्पण का परिभाषा, और दूसरा में लिखना क्या है? उत्तल दर्पण का परिभाषा। आप ऐसे भी लिख के अंतर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो अंतर बताना है। तो आपको मालूम है चित्र के द्वारा भी अंतर कर सकते हैं। अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे, यहाँ उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे, ये भी एक अंतर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, परिभाषा के द्वारा भी अंतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का परिभाषा, उसके बाद उत्तल दर्पण का परिभाषा। सवाल आपको 2 नंबर में पूछेगा, फिर मैं बता देता हूं। तो 2 से 3 पॉइंट लिखना है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा में पूछेगा तो जितना हम लिखा रहे हैं वो सब लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 को लिखाएंगे। 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे अगर 3 नंबर में पूछता है। फिलहाल बिहार बोर्ड में तो 2 नंबर में ही आता है और 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आएगा तो सब लिख देना है। समझ गए? और चित्र के साथ उत्तल और अवतल दर्पण दोनों बना देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला में हम लोग क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का परिभाषा। तो अवतल दर्पण का परिभाषा लिखा है क्या? आप नोट करते चलिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो कि भीतर की ओर? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। चलिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? बाहर से कलई किया हुआ रहता है। देखिए ये है, ये अवतल दर्पण है। ये परावर्तक सतह है अंदर वाला, ये कलई किया हुआ भाग जो है ना वो पीछे का है, ये पीछे वाला है, पहले भी बताए थे। ये होता है उत्तल दर्पण। ये बाहर की ओर क्या रहता है? उभरा रहता है। तो आपका परिभाषा क्या हो जाएगा? ये अवतल है। तो ऐसा दर्पण, अवतल का परिभाषा लिखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये प्लेन वाला भाग को परावर्तक सतह बोलते हैं जिसमें देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में लिखना है तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, मतलब बाहर की ओर निकला हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये परावर्तक सतह है प्लेन वाला भाग, ये बाहर की ओर उभरा है, ये अंदर की ओर धंसा है। दोनों में ये अंतर हो गया। समझ गए? यानी कि मेन आपको ये समझना है कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या रहता है? धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण में उभरा रहता है, निकला हुआ रहता है। समझ गए? दूसरा पॉइंट में आप लिखिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट दे करके। दूसरा पॉइंट है, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल वाला में आपको परिभाषा लिखाते समय बताए थे, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। उसमें दूसरा पॉइंट में लिखना है
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नोट करते चलिए। तीसरा पॉइंट में है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में लिखिए तीसरा पॉइंट में, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में केवल उत्तल दर्पण में क्या बनता है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और हाँ, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और चौथा पॉइंट में लिखना है, इसका दृष्टि क्षेत्र और अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण की तुलना में छोटा होता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो इसमें क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में लिखेंगे चौथा पॉइंट में, इसका दृष्टि क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? अपेक्षा मतलब होता है तुलना। अवतल दर्पण की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। पांचवा पॉइंट में है, इसका उपयोग मोटर गाड़ी में हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ी में किसका? अवतल दर्पण में लिखेंगे पांचवा पॉइंट में, इसका उपयोग मोटर गाड़ी में हेडलाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण। उत्तल में लिखेंगे पांचवा पॉइंट, इसका उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये पहले बताया है। तो ये आपका उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।